ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बारे में। जो मैंने चार्ज के बारे में बताया था, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, किसी इंसुलेटर को चार्ज करने का तरीका क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हों। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके पास बाउंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हों। बाउंड मतलब दे आर नॉट फ्री, आजाद नहीं है। वैलेंस शेल मतलब किसी न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स जहां मौजूद होते हैं उनमें से सबसे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस शेल कहते हैं। आपके लिए आज एक नई बात डिस्क्राइब कर रहा हूं, दैट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे साथ जरा नोट कीजिएगा अगर आप कर रहे हैं तो। इलेक्ट्रिक field, it is going to be an area around a charged particle inside which another charged particle experiences an electric force. आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपने कभी ये रियलाइज ना किया। इमेजिन करें, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। डू यू रिमेम्बर, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, याद है? पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेकिन इसका भी तो कोई मैस होगा और इसका भी कोई मैस होगा। So everything that has mass, they have the capability of attracting every other object that has mass. जैसे अर्थ, अर्थ के ऊपर जितनी चीजें मौजूद हैं अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का ओरिजिन, वजह क्या है? मैस। हर वो चीज जिसका मैस होता है वो हर उस चीज को जिसका मैस होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। So, because of the gravitational force, these positive charge particles will be attracting each other, even though they are positively charged. But because of their masses, they will be attracting each other as well. इसीलिए मैंने ऊपर डेफिनेशन में स्पेसिफाई किया, experiences an electric force. That means जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करें तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन का जिक्र नहीं होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है, वो मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक वक्त में हम एक ही तरह की फोर्स का इफेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं। दैट मींस बिकॉज चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है तो इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इफेक्ट है उसको इग्नोर किया जाएगा। मोनम, डज दैट मेक सेंस? ओके। अक्सर लोग इंस्टेड ऑफ एरिया दे लाइक टू यूज द वर्ड स्पेस। इट्स ओके, डजंट मैटर। स्पेस मतलब किसी चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग का एरिया, ये सारा एरिया जहां पर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखूं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करे, उस एरिया को, उस सराउंडिंग की स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की, फुटबॉल की फील्ड होती है ना, फील्ड मतलब वो वाली जगह जहां पर कोई काम हो रहा हो। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती हो। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? ऐसी जगह जहां ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। इज दैट अंडरस्टैंडेबल, रोहन? ओके, लेडी, आपके लिए एक चीज डिस्क्राइब कर रहा हूं। टेस्ट
चार्ज। क्या आपने कभी सुना है टेस्ट चार्ज क्या होता है? नहीं सुना? स्कूल में तो पढ़ लिया था ये। ले जी, आपके लिए अर्ज करते हैं। एन इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट which is used to describe electric force of other charged particles। मैं अक्सर इसकी ना एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है टेस्टर क्या होता है? टेस्टर, जब घर में बिजली का काम हो रहा है ना, तो ये सॉकेट के अंदर एक वो डिवाइस डालता है, पेचकस जैसा होता है, स्क्रू ड्राइवर टाइप। वो डालते हैं और उसके पीछे ना एक, हम जब उंगली लगाते हैं तो उसके अंदर एक बल्ब चलता है जो बताता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो वो जो टेस्टर होता है ना, वो एक तरह का स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, बिजली आ रही है या नहीं आ रही। इसी तरह टेस्ट चार्ज क्या चीज है? एक रेफरेंस है, एक ऐसी चीज है जिसको यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये वाला जो बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। A test charge is basically just a reference, यानी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, a test charge must always be positively charged, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होना चाहिए। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव को एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस बना लिया है। अब सारी इलेक्ट्रिसिटी इस टेस्ट चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब की जाएगी। मुझे ये बताएं, अगर मैं इस बड़े वाले पॉजिटिव चार्ज के करीब एक छोटा टेस्ट चार्ज रखूं, तो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? हाँ जी रोहन साहब। अवे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन? राइट, टुवर्ड्स राइट, शाबाश। फिर अगर मैं इधर रख दूं टेस्ट चार्ज, तो फोर्स लगेगी लेफ्ट की तरफ। अगर मैं इधर रख दूं टेस्ट चार्ज, तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। अगर मैं इधर रख दूं टेस्ट चार्ज, तो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। डू वी ऑल एग्री विद दिस? ये फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि हमें पता है जो सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है ये पॉजिटिव है, और सारे टेस्ट चार्जेस हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ओके। ये जो लाइंस यहाँ मैंने बना के दिखाई ना, ये एरोज जो चार दिखाए हैं, दीज एरोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मेरे साथ नोट करेंगे, जरूरी है, देख लेते हैं। जी 5। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? व्हाट आर दे शोइंग? मैंने अभी बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करती है? हाँ, हाँ फोर्स शो करती है ना। किस फ्लो? फोर्स किस चीज के ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट शोज द ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। ये पेपर का क्वेश्चन है। वो कहते हैं बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करती है, तो आपको बताना पड़ेगा इट शोज अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। इज दैट ओके? मैंने बोलेगा तो नहीं? ओके। ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको दिखाया है ना, इसी पॉजिटिव चार्ज को मैं एक दफा फिर से बना के दिखा रहा हूँ, जो बड़ा वाला पॉजिटिव दिखाया ना बीच में,
अब आप मेरी मदद करेंगे, मुझे बताएं, अगर मैंने इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। अगर मैंने इस पॉइंट पे रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? लेफ्ट की तरफ। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करती है? क्या? हाँ, ये वाली ब्लैक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये शो करती है कि अगर मैंने इधर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा तो वो किस तरफ जाएगा। सो इनडायरेक्टली वो जो उसने फ्लो की बात की थी वो भी ठीक है। दिस लाइन शोज अस द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज फ्लोज। फ्लोज का मतलब है मूव करता है। ये डायरेक्शन शो करती है कि एक टेस्ट चार्ज अगर इधर रखा जाए तो वो किस तरफ मूव करेगा। मुझे बताएं, अगर मैंने इधर टेस्ट चार्ज रखा तो इधर ऊपर वाली पोजीशन में इट्स गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। अगर इधर टेस्ट चार्ज रखा तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। अब जिस मर्जी पोजीशन पर रख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इससे वे पॉइंट करती हुई नजर आएंगी। 2 नंबर के लिए ये बनाने को आता है। बनाए शाबाश, काफी पेंसिल खोल के बैठे हैं, बना के देखें। दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड a positive charge। 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा, ऐसा बनना चाहिए। आप नोटिस करें कि जितनी फील्ड लाइन की तरफ मौजूद है उतनी फील्ड लाइन लेफ्ट की तरफ भी मौजूद, जितनी फील्ड लाइन सेंटर से ऊपर मौजूद है उतनी फील्ड लाइन सेंटर से नीचे मौजूद है। मैंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया कि मैं यहाँ पर ज्यादा सारी फील्ड लाइंस बना दूं और लेफ्ट साइड पे कम फील्ड लाइंस बनाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फील्ड लाइंस शुड बी इक्वली वेटेड। इक्वली वेटेड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन एक जितनी होनी चाहिए। जैसे अगर सारे लोग इन 5-6 सीट्स पे बैठ जाए और बाकी की क्लास खाली हो तो फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंसिडर होगी ना। Okay. नहीं नहीं करवाना है यार, अभी तो शुरू हुआ। कल पहला लेसन था इलेक्ट्रिसिटी का, आज दूसरा है। अच्छा, इमेजिन करें मेरे पास एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज। आपको याद करवाना चाहूंगा कि ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दैट मींस जब मुझे इस नेगेटिव चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड लाइंस बनानी है तो मुझे एक पॉजिटिव चार्ज को इस्तेमाल करना है एज अ टेस्ट चार्ज। इसके करीब अगर इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखूं तो वो किधर जाएगा? इट्स गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव। अगर इधर रखूं तो it will get attracted towards the negative। अगर इधर रखूं तो it will get attracted towards the negative as well। इधर रखेंगे तो भी it will get attracted towards the negative। कहीं पे भी रख दूं टेस्ट चार्ज, it will always get attracted towards the negative charge। अब सवाल पूछें शायद कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों रखना है हमने, थे। इसके लिए मैंने ये बताया आपको कि ये टेस्ट चार्ज को हमने रेफरेंस बनाया है। अब रेफरेंस हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर आप जिस चाहे मर्जी की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इज दैट ओके? प्लीज इस पैटर्न को बना के देखें। और ये एरो क्या शो कर रहा है? एरो क्या शो कर रहा है भाई? डायरेक्शन ऑफ force on a test charge
व्हेन प्लेस्ड नियर अ नेगेटिव चार्ज। तो ले जी, इसको बनाए अपने पास, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। दिस इज द फील्ड लाइंस पैटर्न अराउंड एन आइसोलेटेड। क्या आपको पता है आइसोलेटेड क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज आइसोलेटेड? हाँ जी, पता है। आइसोलेटेड, अकेला, उसके आसपास और कोई बड़ा चार्ज नहीं। जल्दी से इस पैटर्न को बनाए प्लीज। पैटर्न बनाने को आता है, इससे जान नहीं छूट सकती आपकी। अच्छा, व्हाट इफ एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हो और एक नेगेटिव चार्ज ऐसे रखा हो, इनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनाने को आता है। 3 नंबर के लिए आएगा पेपर में। मैं आपको बताने लगा हूं कैसे बनाएंगे। आपने देखा हमने ऊपर वाले पॉजिटिव और नेगेटिव का पैटर्न कैसे बनाया था? हमने इमेजिन किया कि टेस्ट चार्ज अगर कहीं रखेंगे तो वो कहाँ जाएगा। बस उस टेस्ट चार्ज के मोशन को प्रिडिक्ट करते हुए एक लाइन बना ली। लेट मी शो यू इन दिस केस। अगर मैं इधर एक छोटा, पहले इधर रखते हैं, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज इधर रखूं तो क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये वाला नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? अब यही टेस्ट चार्ज मैं उठा के इधर रख दूं तो क्या होगा? पहले ये वाला पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा ना, ये नेगेटिव उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू कर्व लाइक दिस। अगर मैं इधर रखूं छोटा वाला पॉजिटिव तो ये बड़ा पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टेस्ट चार्ज। अगर मैं इधर रखूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होगा, लेकिन क्या इसको जबरदस्ती घुमा के ऐसे लाने की जरूरत है? नहीं, इट्स गोइंग एग्जैक्टली अवे फ्रॉम नेगेटिव, तो नेगेटिव का तो इफेक्ट कोई होगा ही नहीं। अगर मैं इधर रखूं तो पॉजिटिव विल रिपेल इट, इधर रखूं तो पॉजिटिव विल रिपेल इट अगेन। अब इनकी कॉन्टिन्यूएशन में उधर दूसरी तरफ फिर से 3 लाइंस बनानी पड़ेंगी, ताकि डायग्राम का वेट बैलेंस हो सके। यानी जितनी 3 लाइंस पॉजिटिव के लिए बनाई है, नेगेटिव के लिए भी बननी चाहिए। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। डू वी अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? इस केस में 3 लाइंस कैसे बनेंगे? फॉर्मूला। अगेन, 3 लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एज्यूम करना पड़ता है टेस्ट चार्ज को अलग अलग जगह रख के देखें तो कहाँ जाएगा। आई होप एवरीबडी एग्रीज, अगर मैं टेस्ट चार्ज इधर रखूं तो यहाँ जाएगा, इधर रखूं तो इधर जाएगा, इधर रखूं टेस्ट चार्ज तो इससे अवे जाएगा, इधर रखूं टेस्ट चार्ज तो इससे अवे जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये 2 लाइन ऐसी बन गई। अब अगर इन दोनों के बीच वाले एरिया में, यानी यहाँ पर अगर टेस्ट चार्जेस रखेंगे तो क्या होगा? लेट्स से एक टेस्ट चार्ज इधर रख दिया हमने, ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव भी उसको फिर रिपेल करेगा, अपने पास नहीं खींचेगा। इसकी फील्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी।
इसी तरह इधर अगर रख दिया जाए तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, दूसरा वाला पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, फील्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। इसी तरह यहां रख दिया जाए तो फील्ड लाइन ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, यहां रख दिया जाए तो फील्ड लाइन नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, एवं याद ना रहे कोई बात नहीं। सेंटर में ना एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। याद ना रहे कोई बात नहीं, पेपर का ऐसा नहीं है, सिलेबस का ऐसा नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं। जीरो फील्ड लोकेशन का मतलब ये है कि अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया, ये पॉजिटिव भी उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये भी उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, दोनों का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, टेस्ट चार्ज कहीं जाएगा ही नहीं। इसीलिए यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं बनी हुई, क्योंकि फील्ड लाइन तो तब बनती है ना जहां पर टेस्ट चार्ज का प्रोबेबल मोशन बनाने की कोशिश की जाए। अब जब सेंटर में दोनों का इफेक्ट ही कैंसिल हो गया तो मोशन तो कोई है ही नहीं। मेक सेंस? इसलिए सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कुछ भी नहीं हो। इसलिए आप देखें जो मैंने फील्ड लाइंस बनाई है उनमें से कोई भी सेंटर में बनाने की कोशिश नहीं की थी मैंने, बस इतना पैटर्न बना लेना चाहती है। एक बात और बताता हूँ आपको, ये मेरे पास और ये मेरे पास दो मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव। सॉरी, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा? हाँ जी। फील्ड लाइंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? टेस्ट चार्ज को अलग अलग जगह पर रखना पड़ता है। अच्छा, मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं तो वो किधर जाएगा? पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, इस तरह। इधर रखा जाए तो पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। इसी तरह जिधर मर्जी आप रख लें, पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा ना याद रहे कोई बात नहीं। जो आखिर वाली होती है ना वो ऐसे थोड़ी सी कर्व करके बनाई जाती है, एक्स्ट्रा है ये, एक्स्ट्रा। डोंट वरी अबाउट इट, नहीं बदल लगता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर इधर मैंने टेस्ट चार्ज रखा, ये वाला पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव भी उसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे आउटवर्ड्स ट्रेवल करता है, और ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए फिर ये वापस इनवर्ट्स आ जाता है। इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पुराने जमाने में हुआ करता था, अब नहीं। प्लीज मेक दिस डायग्राम। इसमें ये जो ब्लू वाली मैंने लाइंस बनाई हैं, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए पेपर में आता है, आपसे कहते हैं पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर दिखाएं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, शायद आपके स्कूल के टीचर ने ना बताई हो, अगर आपने पढ़ा है तो देखिएगा। मैं अपनी मर्जी से जहां चाहूं फील्ड लाइंस को करीब नहीं बना सकता, और जहां चाहूं दूर बना दूं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। These lines are supposed to be equally weighted. That means constant gap between field lines. Constant gap between field lines indicates uniform strength of electric field. जो लाइंस पैरेलल है और इसके दरमियान में एक कितना गैप है, ये एक कितना गैप इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं स्ट्रॉन्गर हो गई, कहीं वीकर हो गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, पेपर में आ गई है बनाने को। ओके, ओके। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज टेल मी,
क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किया, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई, दो पॉइंट्स दिखा दिए ए और बी। मुझे बताएं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कहां वीकर है, कहां स्ट्रॉन्गर है, बी पे स्ट्रॉन्गर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट बी, electric field is stronger at B as field lines are closer to each other, whereas at A, electric field is weaker. Electric field is weaker as field lines are away from each other. Important. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये बात लिखो, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ऐसे ना आपको एक ए लेवल का क्वेश्चन दिखा दो, ए लेवल का क्वेश्चन है विक्टोरियल में, ज़ाहिर है आपने तो करना नहीं ना, फोन यूज ना करें, तो मैं बता रहा हूँ इस पर ध्यान दें। ऐसे 5-7 मिनट का काम, 10 मिनट का काम रह गया, छुट्टी है उसके बाद। देखें, मेरे पास दो प्लेट्स हैं बट दे आर नॉट पैरेलल एनीमोर। ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। अब आपसे कहते हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बना के दिखाएं। जैसे हमने यहाँ ऊपर पैटर्न बनाया था दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी पैटर्न बनाया जा सकता है। कैसे? हाँ, हाँ क्यों, देखते हैं। फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाने के लिए क्या चाहिए? टेस्ट चार्ज। बेहतरीन हो गया। अब इधर रखते हैं टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल करती है, ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से ये ऐसे करके कर्व होता है। लेकिन ना, यहाँ सारी लाइनें बनानी है हमने जो कि कर्व बिल्कुल इसी तरह बनेंगी। बस एक फर्क होगा, एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, वो क्या? जहां पर ये प्लेट्स एक दूसरे के करीब है ना, वहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होनी चाहिए। और जैसे जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, वहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हो जानी चाहिए। बिकॉज जहां चार्ज पार्टिकल करीब होते हैं वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है। जहां पर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दूर होते हैं, तो यहाँ पर फील्ड वीकर होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव टू शो stronger field over here as charges are closer to each other, जबकि इधर क्या है? फील्ड लाइंस अवे, weak electric field as charges are away। आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया। पेपर में नहीं आया हुआ कभी, ए लेवल में आया करता था एक जमाने में, अब वहां पे भी नहीं आया। जरा मुझे बताइएगा कि ये दो एक जितने पॉजिटिव चार्ज हैं और ये भी दो एक जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इनमें से किसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी? ऊपर वाले जो ज्यादा करीब हैं उनके दरमियान ज्यादा बड़ी फोर्स लगेंगी, जो जरा दूर हैं उनके दरमियान जरा कम फोर्स लगेगी। इसमें कोई मसला तो नहीं?
मेक सेंस, राइट? एक आधी बात और बताऊंगा कुछ। ओके, मेरा मेरे साथ जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, वेरी कॉमन डेफिनेशन फॉर वन, वेरी कॉमन डेफिनेशन पेपर में आएगा। मोनम के अलावा किसी ने पढ़ा है ये स्कूल में? बोलो, बोलो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? यही स्टार्ट है। नहीं, वो तो चार्ज था ना, वो तो मैंने कल बताया था, ये देखो ना। आज लगता है पढ़ा है स्कूल में है, या वो कल वाला याद है? ले जी, मैं अब आपको बताने लगा। जाके टीचर को इम्प्रेस कर देना कल। मिस है के सारे? अच्छा, इम्प्रेस कर देना। जब वो पूछे ना इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अपने कहना है मैडम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट, रेट का सिंपल सा मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। दैट मीन्स जितना भी चार्ज अगर वो फ्लो कर रहा है यानी मूव कर रहा है, उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास करंट आ जाता है। जैसे स्पीड होती है ना, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल हो उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो स्पीड आ जाती है। इसी तरह जितना भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, अगर रुका हुआ है तो फिर करंट नहीं हो सकता, फ्लो होना जरूरी है। जितना भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाए उसको टाइम से डिवाइड करें तो करंट आ जाता है, उसको करंट कहा जाता है। आम जुबान में हम ये कह लें, चार्ज फ्लो करने की स्पीड को करंट कहते हैं। आम जुबान में टेक्निकली दुरुस्त नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप ये समझ लें, जितनी तेजी से चार्ज पार्टिकल जाएगा ना, उतना ही हायर करंट होगा। ओके, करंट चार्ज को नहीं कहते। करंट, ये सॉकेट में उंगली डालते हैं ना तो करंट नहीं लगता आपको। साइंस की जबान में करंट, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर दें उसको करंट कहा जाता है। इससे पहले तक आपको करंट के बारे में जो भी कुछ पता है ना वो सारा गलत है। ओके, आपको क्या लगता है मैं बता दूं? आपको जो चीज ऐसे तंग करती है मैं बता दूं मुझे। Instead of this definition, a lot of people like to write it as amount of charge flowing per unit time। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये जो पर यूनिट टाइम वाली बात है ना, इसका भी आम जबान में मतलब यही है, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, या तो ये लिखें या ये लिखें, दोनों में से कोई सी भी एक लिखें। मैं आपको एक गलती बताता हूँ, कॉमन मिस्टेक जो सारे लोग करते हैं। कॉमन मिस्टेक है, येलो कितना बुरा लग रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बाद में आके शहजादे बहस करते हैं इसमें क्या गलत है, आपने तो दोनों लिखवाए थे। और मैंने कहा था यार ये लिखो, दोनों इकट्ठे एक सेंटेंस में लिखने को नहीं कहा था, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो का मतलब भी डिवाइडेड बाय टाइम ही है, और पर यूनिट टाइम का मतलब भी डिवाइडेड बाय टाइम ही है। जब दोनों चीजें एक साथ लिख दोगे तो इसका मतलब होगा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। दो दफा तो टाइम से डिवाइड नहीं करना, एक दफा करना। इज दैट ओके? ओके, यहां पर क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसका यूनिट क्या होता है जी? आप तो आज ही पढ़ के आए हैं, बताएं। नहीं है, फटे मुंह, हाँ जी, कूलम। शाबाश। अच्छा, पहली बात ये कि जाउल्स नहीं होता, जूल होता, जूल। ओके, हाँ। ये जो टी है ना, ये है टाइम, इसका यूनिट है सेकेंड्स। ये जो आई है,
ये है करंट, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। ये सारी इंफॉर्मेशन याद है। ये लो भाई, ये तो आपको आता है सारा, ठीक हो गया। फिर अब आपको जरा मुश्किल बातें बतानी पड़ेंगी, फिर देखते हैं फिर ऐसे थोड़ी शायद चीखें निकलती हैं या नहीं निकलती। अच्छा, एक दो फैक्ट्स मेरे जहन में आ रहे हैं, जरा वो लिखते चलते हैं नोट्स की सूरत में। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। करंट की अमाउंट को मेजर करने वाली एक डिवाइस होती है जिसको हम एमीटर कहते हैं, और ये उसका सिंबल है। सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत सारी डिवाइसेस के सिंबल्स बना के दिखाऊंगा, वो सारे आपने याद करने होंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। उससे पहले टाइप्स जी ऑफ करंट्स। करंट्स की टाइप्स की क्लासिफिकेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। टाइप्स ऑफ करंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स अगर हम पार्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एक को कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और दूसरे को कहते हैं, हाँ जी, जेडी वाले, वो भी आएगा अभी, वो भी आएगा। हाँ, कन्वेंशनली सुना आपने कभी? ना करो, इसलिए भेजती तुम्हारी अम्मी अकेडमी। कन्वेंशनल करंट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। है, दोनों नहीं पढ़ाए। आप लोगों को पता है मिस नाइमा कौन है? मिस नाइमा को पता है? कोऑर्डिनेटर है कि प्रिंसिपल है वो? वाइस प्रिंसिपल है, राइट, ठीक हो गया। बुलाया था उन्होंने मुझे, मुझे बुलाया था यार, उन्होंने तो ज़ाहिर है जॉब देने के लिए बुलाया होगा ना शायद, क्योंकि मैं तो ए लेवल का हूँ। एटीपी होता है। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। मैंने बताया दो तीन लेसन में, लेकिन आप थे नहीं। जी, नहीं, वो एट आईजीसीएसई में P6 होता है, ओ लेवल में P4 होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पता होना जरूरी है, दोनों में होता है। कन्वेंशनल करंट, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of a battery to negative terminal of a battery. इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा? इट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस कौन से पार्टिकल के पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के पास। फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
ले जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बस आखिरी बात है। मैं बैटरी के टर्मिनल्स का जिक्र कर रहा हूँ। आपने बैटरीज देखी हैं? उनका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल किसी ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर चीजें इकट्ठी होती हों आके, जैसे बस का टर्मिनल है। बस के टर्मिनल पे चीजें इकट्ठी होती हैं आके। जैसे जहाजों का टर्मिनल होता है, जहाज वहां आके कॉन्ग्रीगेट करते इकट्ठे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक सिंबल आपको बना के दिखा रहा हूं, दिस हियर इज अ बैटरी। ये जो लंबी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव को शो करती है, और जो छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव को शो करती है। ये तो आपको पता होगा, ये तो बताया होगा। हाँ। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन करूं, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं। So, if I place a positive charge over here, the test charge, the positive terminal will repel it and it is going to move towards the negative terminal. इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और हमारे सिलेबस में यही वाला करंट है। दैट मीन्स जब भी करंट का जिक्र होगा, आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करेंगे कि कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। आपके सिलेबस में भी यही है, तो आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल करंट क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की जाए, तो उसके लिए आप इमेजिन करें कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, तो वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा? कॉमन सेंस। It's going to move away from the negative terminal because of repulsion and get attracted towards the positive. तो इस फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है भाई। देखो, हो सकता है ना बताया हो सकता है आपने सुना ना हो, ध्यान न दिया, ऐसा कुछ हो। मैं बता रहा हूँ तो कवर कर। ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद छुट्टी। ऐसे ना एक डायग्राम बनी हुई थी। कहता है ये है बैटरी, ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई। आपसे ये कहता है कि एक्स से वाई के दरमियान में कन्वेंशनल करंट की क्या डायरेक्शन होगी, या करंट किस तरफ फ्लो करेगा, बताएंगे? एक्स से वाई के दरमियान में करंट की ये डायरेक्शन होनी चाहिए। बिकॉज करंट हमारे सिलेबस में हमेशा कन्वेंशनल करंट है, यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। ओके। लेकिन इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट ये है, वो कहता है बताओ अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? इट विल गो फ्रॉम वाई टिल एक्स। ये करंट की डायरेक्शन थी, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है। जब तक आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का नहीं पता होगा, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हेन आई से करंट कहाँ है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला होगा। अगर पूछूं इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। अब इसके बाद अगली बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं बता। ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।